हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी में एक प्रश्न है, पवन अपरदन द्वारा निर्मित विभिन्न स्थलाकृतियों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन जो है सब क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में आपका ए नंबर और बी नंबर रहता है, तो उसमें से किसी ए या बी में ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप को किसी भी नोट्स या किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई समस्या है तो आप ज़रूर कमेंट करें। जहाँ तक संभव होगा उसका निदान किया जाएगा। पेपर 1, पेपर 2 स्टैटिक्स, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल है ना, तो आप बेझिझक जो है आप कमेंट कर सकते हैं। और सभी लेक्चर का जो नोट्स है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि आपके पास नोट्स नहीं है या आपके पास इस टॉपिक का कोई बुक होता तो ज़्यादा बेटर होता। आप घबराएं नहीं, जिस टॉपिक में समस्या होती है आप कमेंट करें, उससे रिलेटेड जो है आपके पास संपूर्ण नोट्स मिल जाएगा। केवल आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखिए कहता क्या है कि पवन के अपरदनात्मक स्थल रूप निम्नलिखित हैं। क्या क्या है ये भी एक बार देख लेते हैं एक बार। तो अपवाहन बेसिन या वातगर्त, इंसेलबर्ग, छत्रकशिला, भूस्तंभ, जैन, यारडंग, ड्राई कांटर, ये सारे जो हैं आकृति पवन के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। अब इन सभी को हल्का हल्का हम लोगों को डील करना होगा। तो चलिए, पहला है अपवाहन बेसिन या वातगर्त। देखिए क्या है, कहता है ये सतह से ऊपर असंगठित व कोमल सैलों को पवन अपने अपवाहन क्रिया से प्रभावित करके उनके ढीले कणों को उड़ा ले जाती है ना। जो असंगठित एवं कोमल चट्टान होता है उसको पवन जो है आसानी से उड़ा लेता है। प्रारंभ में छोटे छोटे गर्तों का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है। इसलिए धीरे धीरे गर्तों का आकार एवं गहराई जो है बढ़ती जाती है। ठीक है। गहराई की अधिकतम सीमा भौम जल स्तर कहलाता है। इन गर्तों का निर्माण पवनों के द्वारा होता है, इसलिए इसे पवन गर्त या वात गर्त कहते हैं। और एक समय के बाद इसका आकार जो है तस्तरी नुमा हो जाता है। ठीक है। सहारा मरुस्थल, कालाहारी, मंगोलिया, अमेरिका के शुष्क पश्चिमी भागों में ऐसे गर्त पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है ये कैसे हो रहा है। तो असंगठित चट्टान जो होते हैं सतह के ऊपर, उनका अपरदन होने से होता है ना। बाद में इसका आकार जो है तस्तरी नुमा हो जाता है इस तरह से। ठीक है। अगला है इंसेलबर्ग। क्या कहता है इंसेलबर्ग में, देखिए इंसेलबर्ग एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ पर्वत, द्वीप या द्वीपीय पर्वत होता है। द्वीपीय पर्वत विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टान जो है, कहता है कि सामान्य सतह से ऊंचे टीले की तरह होते हैं। मरुस्थल में अपक्षय अपरदन के कारण कोमल सैल जो है आसानी से कट जाता है, लेकिन कठोर सैल के अवशेष जो हैं ये बने रहते हैं और ऊंचे टीले के रूप में ये बच जाता है। इसे इंसेलबर्ग कहते हैं। यह प्रायः जो है गुंबदकार होता है। अगर आप फिगर को देखें तो देखिए क्या कह रहा है कि जैसे कि यहाँ पर कोई चट्टान रहा होगा, है ना, तो ये ऊपर वाला जो है सतह कट कट गया है पवन के प्रभाव से, और
अब अगर आप फिगर में देखें तो सब जो चट्टान जो कठोर बच गया वो गुंबदाकार है। तो इस तरह की आकृति को इंसिलबर्ग कहा जाता है। आगे देखते हैं, कहता है अगला जो पॉइंट है, छत्रक शिला मरुस्थली भाग में कठोर सेल के ऊपरी आवरण के नीचे, कठोर सेल के ऊपरी आवरण के नीचे, जैसे ये कठोर सेल है तो उसके नीचे यहाँ पर, ठीक है ना, कोमल सेल लंबवत रूप से मिलता है। ये मान लेते हैं ये चट्टान है, कठोर सेल के नीचे एक लंबवत रूप से आपको जो है कोमल सेल का देखने के लिए मिलता है। तो पवन के अपघर्षण प्रभाव से छत्रक शिला का निर्माण होता है। निचले भाग में अधिक अपघर्षण से आधार का क्षय होता है। ठीक है, आधार का क्षय हो रहा है किसमें? छत्रक शिला में। इंसेलबर्ग में किसका हो रहा था? तो शीर्ष का क्षय हो रहा था, जबकि ऊपरी भाग अप्रभावित रहता है। पवन के चारों दिशाओं से प्रभावित होने पर छत्रीनुमा, जैसे छाता होता है, छत्रीनुमा आकृति का निर्माण होता है, जिसे छत्रक शिला कहते हैं। छत्रक शिला को सहारा मरुस्थल में गारा, जर्मनी में पिंट जलफेल्सन कहते हैं। तो देखिए ये इस तरह से इसका निर्माण हो जाता है। नीचे भाग में जो है कोमल सतह का चट्टान पाया जाता है, ऊपर भाग में कठोर है, और पवन के बहने की दिशा के कारण यहाँ का जो है अपर्दन हो जाता है इन सभी क्षेत्रों का, और ऊपर वाला जो भाग है अप्रभावित ही रहता है। तो किस तरह से छतरी का निर्माण हो गया है, इसे ही छत्रक शिला कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला है भूस्तंभ। देखिए शुष्क प्रदेश में असंगठित तथा कोमल सेल के ऊपर कठोर तथा प्रतिरोधी सेल का आवरण होता है। ठीक है, ऊपरी कठोर सेल के आवरण के कारण नीचे की कोमल सेल का अपर्दन नहीं होता, परंतु समीपी कोमल चट्टान का अपर्दन होता है। ठीक है, समीपी उसके नीचे, उसके नजदीक जो होता है उसका अपर्दन हो जाता है, जिस कारण अगल बगल की सेलें कट जाती है और कठोर सेल के आवरण वाला भाग एक स्तंभ के रूप में सतह पर दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं? भूस्तंभ कहते हैं। देखिए ये फिगर, जैसे ऊपर में देखिए कठोर चट्टान है, काफी कठोर है, और इसका प्रभाव जो है नीचे भी वही है, कठोर, लेकिन क्या है उसके बीच में अगर देखा जाए तो इनका अपर्दन हो जाता है, जिससे क्या होता है एक स्तंभ के जैसा, पिलर के जैसा एक आकृति देखने को मिलती है, जिसे भूस्तंभ कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है ज्यूयेन। मरुस्थली भाग में कठोर तथा कोमल सेल ऊपर नीचे एक दूसरे के समानांतर होती है ना, जैसे कि कठोर सेल, कोमल सेल, कठोर सेल, कोमल सेल, इस तरह से। अब देखिए क्या होता है, अपक्षय एवं वायु अपर्दन द्वारा ढक्कनदार दवात की भांति आकृति का निर्माण होता है। जैसे इस तरह से आप समझें, ये ढक्कन हो गया है ना, और दवात इस तरह से जो रहता है इंक पॉट, अर्थात ऊपरी भाग कम चौड़ा तथा निचला भाग अधिक चौड़ा होता है। इसका रीजन ये है कि कठोर सेल और कोमल सेल एक दूसरे का समानांतर होता है। तो देखिए क्या होता है कि वायु अपर्दन के द्वारा ढक्कन जैसे आकृति इस तरह से इसका अपर्दन होने लगता है धीरे धीरे, है ना, जिससे क्या होता है कि ऊपरी भाग का कम जो है कम चौड़ा होता है, जबकि निचला भाग अधिक चौड़ा हो जाता है। अगर आप फिगर को यहाँ पर देखेंगे तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए काफी ढक्कन के जैसा आकृति बन रहा है, और नीचे में आकर देखिए किस तरह से अपर्दन हो गया है ना। देखिए फिगर को भी आप जरूर बना लें। अगला है यारडंग। यारडंग क्या है? देखिए यारडंग की रचना जू ये जैन की विपरीत होती है।
कहता है जब कोमल तथा कठोर चट्टान लंबवत मिलते हैं इस प्रकार से, तो पवने जो है कठोर शैल की अपेक्षा मुलायम शैल को शीघ्र अपरदित करके उड़ा ले जाती है, लेकिन कठोर शैल के भाग आसानी से खड़े रह जाते हैं। यार्डंग प्रायः पवन की दिशा के समानांतर होते हैं, ध्यान रखना है, एवं यार्डंग का निर्माण निश्चित रूप से पवन के अपघर्षण के द्वारा होता है। क्लियर है? एक देखिए इस प्रकार से था और अगला जो है ये इस प्रकार से है। इसमें क्या होता है कि कठोर शैल के चट्टान खड़े रह जाते हैं, कोमल शैल के चट्टानों का अपरदन हो जाता है। अगला है ड्राई कांटर। ये क्या है देखिए, पथरीले मरुस्थलों में सतह पर पड़े शिलाखंडों पर पवन के अपरदन द्वारा खरोंचें पड़ जाती है, जिससे पत्थर पर नक्काशी हो जाती है। पवन की विभिन्न दिशा से चलने के कारण इन शिलाखंडों की आकृति चतुष्फलक जैसी दिखाई देती है। बाहर की ओर निकले 3 फलक या पार्श्व वाले टुकड़ों को त्रिकोणाकार कंकड़ या ड्राई कांटर कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि जो चट्टान है उस पर अलग अलग तरह की नक्काशियाँ बनने लगती है, ठीक है, और पवन के अलग अलग जो है डायरेक्शन से चलता है, इसलिए इसकी आकृति चतुष्फलक हो जाती है। बाहर की ओर जो निकला हुआ फल साइड है, पार्श्व है, उसको जो है ड्राई कांटर कहते हैं। तो ये सारी आकृति जो है पवनों के द्वारा बनाई जाती है। उम्मीद है आपको सारा फैक्ट समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।